नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस देश में रामधुनी गाई जाती है और गुनगुनाया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे, उस देश में ईश्वर और अल्लाह के नाम पर इंसानियत का हाल क्या हो चला है। कैसे इंसान को दूसरे इंसान में धर्म दिखाई देता है और धर्म दिखने के बाद नफरत दिखाई देती है। आज हम आपको दो ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सर्वधर्म सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम की हजारों साल पुरानी धारणा अब कट्टरता के आगे दम तोड़ रही है। आज कुछ कहने से ज्यादा जरूरी है वो दिखाना जो दिखाता है कि इस सोच का खत्म होना जरूरी है, वरना नफरती आग समाज को राख कर देगी और हर कोई इसमें जलता हुआ नजर आएगा, बचेगा कोई नहीं। पहले देखिए इंदौर में क्या हुआ। वहां से मैंने पकड़ा उसको, मैंने उससे पूछा बेटा जिंदगी में तो तू वैसे भी नहीं घुसेगा। क्या बनेगा तू? सब जगह हमारी मेन बेटी वहाँ पहुंच रही है तो तुम्हारा जिम्मेदारी हो गई। अरे एक एक तो सब मारो यार, एक एक सब मारो, एक एक तो मारो। अरे उस चक्कर में मार, मुंबई बाजार का बदला ले रहे हो। अगली बार उन्हें सोचना चाहिए। अब अजमेर की तस्वीर देखिए। यहां एक मुस्लिम परिवार भीख मांगने आया था, यूपी के कानपुर से आया था, लेकिन जब यह परिवार चंद धर्म के ठेकेदारों के हाथ चढ़ा तो फिर क्या हुआ ये भी देख लीजिए। चला इसको चला, टेप को चला, गरीब आदमी गली में बजा रहा है अल्लाह, जाना मेरा अल्लाह के बाद दरगाह में जाने तू। देखो अबे चला तो सही, क्या सुना रहा तू लोगों को बता, कौन सा भजन है ये बता। चला मेरे भाई क्या बच्चे हो मेरे भाई। अब इसमें क्या बोल रहा है समझा। अब तुम कहा उसको हम बता। अरे तू ये तो समझा क्या बोल रहा है और तुमको ऐसे बज रहा है। क्या बज रहा है? ABCD तेरी मेरी प्रेम कहानी, कब्बाली बाजा की, राम की, हनुमान की, क्या बज रहा है इसमें? अब तो राम हनुमान कोई गलत चीज हो, क्या बज रहा है इसमें ये पूछ रहा हूँ। गलत जवाब दे रहा है, बच क्या रहा है? तुम्हारा समझा तो सही क्या बज रहा है? ये तो समझा हमें क्या बज रहा है। अरे उसमें यही बजा। तो तू तेरे दरगाह जा रहा भाई, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उसमें बज रहा है। क्या बज रहा है? तू यूपी से यहाँ क्या लेना है इस गली मोहल्ले में? तेरे को यहाँ कोई मजा आ रहा है? ले चल के देख, 1 किलोमीटर तक कोई मजा आ रहा है क्या? देख भाई तो तू यहाँ कितने दिन, अब कितने दिन मांगेगा भीख? अब हम लोग तेरे यहाँ भीख मांगने से जिंदगी निकल जाएगी तेरी। 1-2 दिन मांग अपना चले जाएंगे मेरे भाई। फिर तू तेरे वहाँ मांगना, कल विरासत है अपना, तू एक काम करके चले पाकिस्तान जा, वहाँ मिलेगी भीख। अरे भाई पाकिस्तान यहाँ नहीं मिलेगी तुझे, दुनियादारी समय मतलब यहाँ से रवाना। उसके जमा कराओ क्या? जमा करो इसको, जमा कराओ इसको। जरा सोचिए, मॉब लिंचिंग किसी को ना तो इंसाफ दिला पाई है और ना ही कभी दिला पाएगी। दो समाज के बीच, दो धर्मों के बीच दूरियां और नफरत जरूर बढ़ा देती है। आज सवाल यही है कि इन घटनाओं के पीछे की सोच क्या है, क्यों ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जाता है और कोई भी इस दौरान ऐसा क्यों नजर नहीं आता जो गलत होने को रोकने की हिम्मत रखता हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, यास्मीन फारूकी जी मुस्लिम नेता हमारे साथ हैं। रफीक खान जी, आपके साथ मैं इस दर्द को साझा करना चाहूंगा, चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि चर्चा का टॉपिक नहीं है। सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाओं के पीछे आपको वो कौन सी सोच नजर आती है जिसमें भीड़ जब किसी को पीट रही होती है तो एक भी ऐसा नहीं होता जिसमें इंसानियत जाग जाए। रफीक खान जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यास्मीन फारूक जी, जब आप इस तरीके की तस्वीरें देखती हैं मैम, तो जहन में क्या कुछ आता है आपके? आपको क्या लगता है कि इन तस्वीरों के पीछे की सोच क्या है? क्योंकि सब गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि इन तस्वीरों ने यह भी बता दिया कि सब सही भी नहीं है। देखिए, ये सोच 2-4 दिन की तो सोच है नहीं कि हमने कल ये सोच डाली थी और आज पैदा हो गई। ये बीज तो बहुत पुराना डाला हुआ है, अब तनावर दरख्त बन गया है, फल दे रहा है। आप इस एक वीडियो पे गौर कीजिए कि दिलेरी इस दर्जे की है कि वो वीडियो बनाते हैं और फिर वायरल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कानून, कोई भी चीज़ उन्हें रोक नहीं सकता। अगर कुछ इस तरह की हरकत होती है, 2 मिनट को वो थाने जाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का जेल होती है, या वो भी नहीं होती है, बड़े ऐश से उनको अच्छे खाने खिलाए जाते हैं, बड़े उनके आओ भगत होते हैं और वो दूसरे दिन ज़मानत पे छूट जाते हैं। उसके मुखालिफत में अगर दिल्ली के दंगों को आप याद करें, खुले धाड़े ये कहा जा रहा था कि गोली मारो सालों को, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसके बावजूद भी उनको ना अरेस्ट किया गया, ना उन पे कोई मुकदमा चला गया, और जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे वो जेलों में सड़ रहे हैं। ये प्री प्लान है। और अगर कोई मुझसे ये कहे, मैं इसका जवाब, क्योंकि ये सवाल अक्सर आता है कि वो बीजेपी, वो वहाँ पे यूपी में इलेक्शन है इसलिए ये हो गया, फला जगह इलेक्शन है इसलिए हो गया, अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है यहाँ क्यों हो गया साहब। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें कि साहब भीड़ को कौन रोक सकता है, ये तो किसी के यहाँ भी हो सकती है, पहले भी हो चुका है। ये बहुत सारे सवाल मेरे सामने आते हैं, उसके पहले से जवाब आप ले लीजिए मुझसे। आज की तारीख में 1.5 साल में आपने मास्क पे सख्ती की। आज हर आदमी सड़क पे आपको मास्क पहने मिलता है। क्यों? क्योंकि सख्ती की गई। आपने हेलमेट पे सख्ती की, आज हर आदमी सड़क पे हेलमेट को इक्का दुक्का जो के पकड़े जाते हैं मिलता है। आपने उस पे जो कार में बैठते हैं उस पे आपने सख्ती की कि आप लगाओगे, वो आज सर हर आदमी लगाता है। तो अगर आप उस चीज पे सख्ती करेंगे, क्योंकि आप करना नहीं चाहते, आप इसी तरह फसाद फैला के राज करना चाहते हैं, इसलिए ये सारी लेकिन यास्मीन जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं, सच्चाई ये भी है कि आज भी मास्क के चालान कटते हैं। सच्चाई ये है कि आज भी बिना सीट बेल्ट के चालान कटते हैं। बिल्कुल। सच्चाई ये भी है कि बिना हेलमेट के भी चालान कटते हैं। कितने? ये तो अपवाद भरा ना मैम। ऐसा थोड़ी ना है कि राजस्थान में हर दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं और आप ये कह दें कि पूरा समाज ही अनकंट्रोल हो गया है। समाज अनकंट्रोल नहीं हुआ है, जिनको अनकंट्रोल करके छोड़ा गया है। कुछ जैसे गाय बैल, आपको ध्यान होगा, छोड़ दिए जाते हैं कि जाओ सड़क पे बैठ जाओ और है ना रोड ब्लॉक कर दो। वो उनको जानबूझ के छोड़ा जाता है, उनका पता है कि ये जाके सड़क पे बैठेंगे, उनको बांध के नहीं रखा जाता है। और जब आप बांध के नहीं रखोगे तो वो इसी तरह सड़क पे आके रोड। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जिन्होंने ऐसा किया उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो पहले से ऐसा करते आ रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए, दिलेरी की इंतहा है कि दिल्ली में राजधानी में बैठ के कह रहे हैं मुल्ला काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, सुअर काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। मतलब आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हो, कौन से कानून की बात कर रहे हो, वो बात मेरे अब आज की तारीख में समझ में नहीं आती। आप ये कह रहे हैं कि ये खुले छोड़ दिए गए। बिल्कुल। आप बताइए क्या होगा। आप मुझे बताइए, राजस्थान में मैम कितनी घटनाएं होगी 1 साल में, बताइए मुझे। घटनाएं हुई, घटना ये कभी अजमेर में हुई ना, घटना एक हुई ना, इसको आप अपवाद मानेंगे या इसको ही आप जर्नलाइज कर देंगे? मैं जर्नलाइज बिल्कुल करूंगी। इसलिए जर्नलाइज करूंगी कि आप एक बात बताइए, ये घटना आज क्या पहली बार हुई है? उससे पहले बांसवाड़ा, उससे पहले भीलवाड़ा, उससे पहले और दसियों जगहों के आप कहेंगे तो मैं लिस्ट ला के आपको नाम बता दूंगी। और एक ये खाली मुसलमानों पे नहीं है, ये दलितों पे भी है। मैं इन दोनों चीजों को बराबर रख के बात करती हूँ। मैं उन दोनों को रफी खान जी हमारे साथ हैं। रफी खान जी, इन दोनों घटनाओं को आप सर किस तरीके से देखते हैं? आप ये देखते हैं कि चंद अपराधी प्रवृत्ति के असंकीर्ण सोच के लोग, जिन्होंने इसको इतना तूल दिया, वीडियो बनाया, वायरल किया कि समाज के अंदर जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने का काम किया और इनको सख्त सजा होनी चाहिए, या आप ये सोचते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया ताकि आगे संदेश दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि अपन किसी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे पर्टिकुलर किसी को अपन किसी भी समाज को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे किसी भी समाज के प्रति हो, चाहे वो सामाजिक आदमी कोई भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून को ऐसे आदमी को सख्ती से निपटना चाहिए
इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कोई इसमें जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की काम ये करते हैं, जिस तरह का एग्जाम्पल अभी सामने आया है, तो इसमें हमें ये चाहिए कि कानून अपना काम सख्ती के साथ करे ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। जी सर, इस मामले के अंदर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो मैं मानकर चलूं राजस्थान सरकार कम से कम उतनी सख्त धाराएं तो लगाएगी कि आगे नजीर बन जाए। मॉब लिंचिंग का कानून है ना सर, उसको लाइए। देखिए, ये जिस आदमी के साथ में इंसिडेंट हुआ और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उस आदमी को तलाशा गया। अनफॉर्चुनेटली वो आदमी नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने अपने लेवल पे एफआईआर दर्ज करी और उनको इमीडिएट अरेस्ट किया, उनको इमीडिएट 151 में अरेस्ट किया। लेकिन बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो भी इसके अंदर गुनहगार पाया जाएगा उसको 100% सजा मिलेगी। और ये काम पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 दिन के बाद मेरा जमानत मानना पर बाहर है, हो, पुलिस और सालों साल कुछ ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि जुडिशरी और कानून दोनों अलग अलग बातें हैं। हम जुडिशरी क्या बात कर रही है उस पे, तो वो जुडिशरी का अधिकार है, वो आपका मेरा और आम जनता का अधिकार नहीं है जी। लेकिन पुलिस को अपना काम सख्ती के साथ करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट बार बार रिपीट ना हो। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। यास्मीन फारूकी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। बाकायदा मॉब लिंचिंग को लेकर कानून है क्या? जिस तरीके से 151 में मामला दर्ज किया गया, आपको लगता है कि ये वो सख्त धारा जो लगनी चाहिए थी इसमें, या इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी? क्योंकि मुझे एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है जिसको लात मारी गई है, उसके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बात सुनी जो कहा जा रहा है, आओ सब आओ एक एक मारो, आओ सब आओ एक एक मारो, मतलब वो एक गेम है उनके लिए। इंसानियत जैसे ऐसा लगता है खत्म हो गई है, गेम शुरू हो गए। आप पूरे पुराने इंसिडेंट देख लीजिए, गौ हत्या के नाम पे जो पहलू खान, ये वो कोई आज एक बात को आप कहाँ, मतलब मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप कानून सख्ती से नहीं करते हो, रेप कानून पे नहीं आते हो, औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, आप कभी भी आप फास्ट ट्रैक क्यों इन चीजों के लिए अलग से नहीं बनाते हो? मुझे तो इस केस में बता दीजिए कौन कौन सी धाराएं लग सकती थी जो ज्यादा सख्त होती, ज्यादा इंसाफ की उम्मीद होती। मॉब लिंचिंग का जो कानून बनाया गया है उसके तहत बनाइए, आप 307 की धारा लगाइए। बिल्कुल, ये एक तरह से मर्डर है, लोगों का मर भी सकते हैं और लोग मरे हैं मॉब लिंचिंग में, क्या मरे नहीं है क्या जी? तो वो सारी धाराएं लगा के कम से कम आप जमानतें तो रोकिए उनकी की जमानतें नहीं हो। जी ठीक है मैम। मुकेश पारीक जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। मुकेश पारीक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिएक्शन ही चाहूंगा सर कि इस तरीके की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? इस प्रकार की घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो कार्य हो वो कानून सम्मत जो कार्य नहीं हो उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करती कि जो इस प्रकार से कानून के खिलाफ हो, जिसमें इस प्रकार की कोई बात हो। जी देखिए, ये विषय राजनीति से ऊपर उठ के सोचने का विषय है कि आज हमारे देश में जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं, तो जैसे मैंने कहा और अभी रफीक खान जी ने भी कहा, ये बिल्कुल सही है कि अपराध कोई भी करे और अपराधी कोई भी हो, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है और उसको अपराधी मानकर उसके ऊपर कार्रवाई होनी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कुछ राजनीतिक लोग उसको, या राजनीतिक पार्टियां उसको धर्म और उसके आधार पर जोड़ देती है। उसके बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जिसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन मुकेश पारीक जी, जिस अपराध के पीछे की सोच ही एक धर्म पर आधारित हो गई हो, आप उसका क्या करेंगे? ये कोई चोरी का मामला थोड़ी ना है सर। जब आप चोरी के मामले पर मुझसे बात करेंगे, मैं मान लूंगा कि ठीक है, उसको आप मत जोड़िए, एक चोर है, चोरी करने पहुंचा, उसकी नियत कुछ होगी। यहां तो साफ साफ कहा जा रहा है। उसके लिए सोलंकी जी आपको सरल दृष्टिकोण अपनाने होंगे। आप देखिए, जब हम मेवात क्षेत्र में जाते हैं जी, आज मेवात क्षेत्र की ऐसी स्थिति है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो सकता है कभी आपको जाने का भी अवसर मिला हो, और नहीं अवसर मिला हो तो कृपया मेहरबानी करके आप वहां जरूर जाके आए। सर, मैं कई दफा गया हूँ, राजस्थान के मेवात में भी गया और हरियाणा का मेवात तो मेरे गाँव के बिल्कुल ही बगल में पड़ता है। आप जरा सा अगर यहाँ बताएंगे दर्शकों को
तो बड़ा सही रहेगा कि किस प्रकार से सरकार को जो कार्रवाइयां करनी चाहिए वो नहीं करती है और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं जो आपने अजमेर और इंदौर का वीडियो दिखाया, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि सरकार कोई सी भी हो, आज चाहे कांग्रेस सरकार जब बात करती है तो हम उसका दृष्टिकोण अपराधी का धर्म के साथ जोड़ देते हैं, वो कभी नहीं होना चाहिए। और अगर हम उसको उसी दृष्टिकोण से देखेंगे, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब रेप की घटनाएं होती है, बलात्कार होता है, इस प्रकार की अपराध होता है, उसमें भी मैंने कई बार ये देखा कि उसमें अगर वो किसी धर्म का है तो उसके लोग खड़े हो जाते हैं सामने। एक शास्त्री नगर में एक हादसा हुआ था इस प्रकार का जो मैंने देखा, वहां पर एक मासूम बालिका के साथ, मैं खुद उसका गवाह हूँ, उसमें मासूम बालिका के साथ रेप हुआ और उसमें रेप होने के बाद धर्म लोगों ने ये समझा कि ये किसी हिंदू लड़के के द्वारा किया गया है और वहां पर आगजनी और दुकानदारों को पीटा, ये कर दिया, मुझे सिर्फ इन दो मुद्दों पर ही रहना है सर। इस तरीके की घटनाएं जिनके पीछे सोच ही एक धार्मिक आधार पर हो, जहां कहा ही जा रहा हो कि मुसलमान है, जहां कहा ही जा रहा हो कि मुंबई हमले का बदला ले लीजिए, जहां कहा ही जा रहा हो कि तू बजा क्या रहा है इसका मतलब बताइए, और फिर थप्पड़ मारे जाते हैं, जहां यह कहा जाता है कि 1 किलोमीटर तक मजार नहीं, तू बजा क्यों रहा है। मैं इसके पीछे का मतलब क्या निकालूं सर? इस घटना का सख्त विरोध करते हैं हम, इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है और सरकार को अपने कानून के अनुसार इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, यूपी में सरकार, यहाँ की तो बात आप कर रहे हैं, और यूपी में जो चूड़ी वाले के साथ हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंदौर है, इंदौर, सॉरी, एमपी में, सॉरी, नहीं, कानपुर में भी तो हुआ है ना, कानपुर में भी तो हुआ है, उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? इंदौर के बारे में आप क्या बात करेंगे? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करके आपसे एक सवाल कर रही हूँ मेरे भाई, रिक्वेस्ट करके कि क्या इतना दिलेर हिंदुस्तान में कोई हो गया है कि हर मारपीट के साथ एक वीडियो वायरल होता है कि हाँ लो हम ये करेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? नहीं है, देखिए वीडियो तो और भी तरीके के वायरल होते हैं। नहीं, बिल्कुल। इस देश में दुष्कर्म के भी वायरल हो जाते हैं। एक आदमी वहां पे जाके उदयपुर में मर्डर करता है, वीडियो वायरल करता है और ये बताता है कि मैं इस मुसलमान को, मजदूर को मार रहा हूं, वो बंगाली, अगर आपको याद हो तो। ये तो आप दिमाग सोच लीजिए कि क्या देना चाहता है पैगाम वो आदमी, या कोई भी आदमी जो वीडियो बना रहा है उसके दिल में इतना सा दर्द नहीं आ रहा, इतनी सी तकलीफ नहीं हो रही कि ये कोई आदमी मजदूर, ये 1.5 फसली का आदमी पिट रहा है और वो वीडियो वायरल हो रहा है। आप सबसे पहले तो उस आदमी को पकड़िए जो वायरल कर रहा है वीडियो, आपके लिए दाएं हाथ का खेल है। फसाद फैलाने वाला सबसे बड़ा आदमी वो है जो वीडियो वायरल कर रहा है। रफी खान जी, कहां गया? रफी खान जी, सर सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ। सवाल मेरा यह है कि इस तरीके के वीडियो जो उन्माद पैदा करने का काम करते हैं, जो एक खाई को बढ़ाने का काम करते हैं, उन वीडियो को तो तुरंत सोशल मीडिया पर आने के साथ साथ ब्लॉक होना चाहिए। और इससे भी बड़ा सवाल, देखिए वो जिस ग्रुप से फॉरवर्ड किए गए हैं वो सब गुनहगार हैं। देखिए, आप जो अभी यास्मीन जी बोल रही थी और पारिक साहब बोले, दोनों बातें, दोनों मेरे को आज खुशी हुई पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग भी ये बात कर रहे हैं कि दोनों कृत्य गलत हैं, इसकी निंदा करते हैं। और पारिक साहब ने ये भी कहा कि जिसने भी ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें तो ये एक सामाजिक बात है और इसमें तीनों आदमी एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि ऐसे कृत्य को कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी बढ़ावा देना नहीं चाहता और बढ़ावा देना नहीं चाहिए, और ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। इस बात के लिए मैं इनका स्वागत करता हूं कि इन्होंने ये बात बोली कि इनको सजा मिले। जहां तक बात वीडियो फॉरवर्ड करने की है और जहां तक बात वीडियो जो फ्लोट कर रहे हैं लोग बाग या जिन्होंने बनाया, तो जिन्होंने मारपीट की और जिन्होंने वीडियो बनाया, जिन्होंने जिस तरह का कृत्य किया, उनके खिलाफ तो कानून ने संज्ञान ले ही लिया है। लेकिन अभी हाल ही में मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरी अभी दोपहर में एसपी साहब से बात हुई वहां, तो एसपी साहब ने मेरे को जो बात बताई उसके मुताबिक उन्होंने जो भी आदमी, चाहे वीडियो फॉरवर्ड करने का मसला हो और चाहे वीडियो बनाने का मसला हो, मारपीट करने का मसला हो और जिस तरीके की बातें बोली गई उसका मसला हो, वो सब कानून के दायरे में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है, मुकदमा अपनी इंक्वायरी कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी। और हमें आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये चिंतन जरूर करना चाहिए कि ऐसे कृत्य समाज में नहीं हो। जी,
और लेकिन रफीक खान जी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, मेरे चैनल पर बस आप इतना क्या चाहिए कि अगले कम से कम 6 महीने लोग जेल से बाहर नहीं आएंगे। यस, मेरे चैनल पर बस इतना कह दीजिए सरकार का हिस्सा होते हुए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर वो अगले 2 दिन में जमानत पर बाहर हो गए तो मान लीजिए उनको कोई इल्म नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या है। उल्टा मैं कह रहा हूं कि उस सोच के जो लोग होंगे उनको पुरस्कृत कर देंगे, गले में माला डाल के। रफीक खान जी, हाँ ऐसा है, जहां तक बात अजमेर वाले इंसिडेंट की है उसमें तो पूरा एक्शन होगा और 100% होगा। इस कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है। आदमी ऑलरेडी 5 आदमी ऑलरेडी इमीडिएटली अरेस्ट कर लिए हैं जी। और जो कानून संगत बात है उस पर पूरा एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है मुकेश पारिक जी, एक लाइन में सर, अगर इनके खिलाफ कठोर धाराओं में मामला दर्ज होता है, अगर इनको जमानत नहीं मिलती है तो कोई भी पार्टी बीच में नहीं आएगी, कोई ये नहीं कहेगी कि इसको एक सोच के साथ टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। ये इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करती जी। हमारे लिए सबके पहले ये राष्ट्र है और राष्ट्र के नियम कायदे कानून वाला हमारे लिए। शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यास्मीन जी आपका भी शुक्रिया और रफीक खान जी आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि जो ये सोच के साथ ऐसे वीडियो बनाते हैं उनको सलाखों के पीछे लंबे वक्त तक रखना चाहिए। उनको ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के बाद वो समाज में तो जहर घोल देते हैं, लेकिन खुद उसी समाज में खुला घूमते भी हैं और फक्र से कहते हैं कि उन्होंने काम किया है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। नमस्कार।